हेलो फ्रेंड्स, अरविंद इटडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। मुगल वंश में सबसे पहले हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने लोधी वंश के बारे में पढ़ा था, इसमें इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाती है और बाद में बाबर का आगमन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बाबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अगले वीडियो में हुमायूं के बारे में। तो इस हिसाब से हम लोग धीरे धीरे करके इसको कवर करेंगे और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं उन सभी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मुगल वंश की स्थापना की बात करें तो मुगल वंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है वो बाबर को दिया जाता है। बाबर ने इसकी स्थापना 1526 ईस्वी में की थी और मुगल वंश का जो शासनकाल है वो 1526 से लेकर जो मुगल वंश का शासनकाल है वो 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी तक रहा है, यानी पुर्तगालियों के समय तक। पुर्तगालियों के बाद में जो अंग्रेज भारत में आ जाते हैं और 1857 क्रांति तक इसमें मुगल वंश का शासन रहा है। अगर हम मुगल वंश के विकास की बात करें तो मुगल वंश में जो महान शासक हुए हैं वो 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहे हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इसमें अयोग्य शासक जैसे बहादुर शाह जैसे मुगल वंश में शासक बनते हैं, जिसके कारण इसका विघटन शुरू हो जाता है इस वंश का है। 1707 ईस्वी के बाद में जिसको मुगल वंश के बारे में बात करते हैं वो उत्तर मुगल वंश के बारे में पढ़ा जाता है, तो उसको हम बाद में कवर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुगल वंश की जो स्थापना हुई थी 1526 में बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर का जो पैतृक राज्य था वो परगना था, यानी बाबर पहले परगना का शासक था। और बाद में बात करें तो बाबर भारत में 1526 में आता है और 1526 से भारत का शासक बनता है। और उससे पहले परगना का शासक था। 1494 ईस्वी में परगना का वो शासक बनता है। बाबर ने जिस वंश की स्थापना की थी उस वंश का नाम चगताई वंश था, यही चगताई वंश का ही बाद में मुगल वंश नाम पड़ा। तो जो चगताई वंश था वो तुर्की वंश से संबंधित था, ये तुर्की नस्ल पर आधारित था वह वंश। बाबर जो था यह तैमूर वंश से था, यानी जिसे उज्बेक शासकों ने परगना से खदेड़ दिया था, यानी लंबे संघर्ष के बाद में परगना से इसे वहां से हटा दिया गया। उसके बाद में यह बाबर जो था यह भारत की ओर बढ़ा और भारत पे आगमन करता है। भारत में बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता है, मात्र भारत में 4 साल तक ही यह शासन कर पाता है। उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इसका पुत्र हुमायूं भारत की राजगद्दी पर बैठता है। और इसके बाबर के पिता की बात करें तो बाबर का जो पिता था, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो एक तैमूर वंश से था। जो 14वीं शताब्दी का एक विशाल साम्राज्य उसने स्थापित किया था परगना, जहाँ का वो शासक था। उसके बाद में उसकी मृत्यु के बाद में वहां का शासक बाबर को नियुक्त किया जाता है। बाबर की उस समय आयु मात्र 11 वर्ष होती है। 11 वर्ष की अल्प आयु में परगना की राजगद्दी पे उसे बैठाया जाता है। लेकिन जो उज्बेक शासक थे वो बाबर को वहां से लंबे संघर्ष के बाद में वहां से खदेड़ देते हैं, जिस कारण से भारत आना पड़ता है। यानी भारत आने का इसका कोई श्रेय नहीं था, लेकिन जब वहां पे शासन नहीं कर पाता तो यह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है, जो भारत की ओर इसका इशारा करता है। अगर बाबर के जन्म की बात करें तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। परगना के एक छोटे से राज्य में। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। जो इसका पिता था वो तैमूर वंश से था, जबकि माता इसकी जो थी वो मंगोल वंश से थी। मंगोल वंश यानी चंगेज खां के वंशज थे ये। और बाबर का जो मूल नाम है वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था पूरा नाम, जो एग्जाम में पूछा भी गया है। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा भी गया था बाबर का पूरा नाम क्या था। तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक रहा है। यह भारत का शासनकाल है, यानी भारत में जो शासनकाल रहा है बाबर का 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा है। जबकि जो बाबर था वो 1194 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्प आयु में परगना की गद्दी पे बैठता है। बाबर के प्रारंभिक संघर्ष के बारे में अगर देखें तो बाबर का जो प्रारंभिक संघर्ष रहा है वो परगना से ही शुरू हो जाता है। यानी परगना के शासनकाल में 1194 ईस्वी में जब परगना का शासक होता है उसी समय समरकंद पे आक्रमण करता है, लेकिन समरकंद को वह जीत नहीं पाता है, असफल हो जाता है। उसके बाद में दोबारा 1497 ईस्वी में समरकंद पे पुनः आक्रमण करता है तो जीत कर लेता है, लेकिन
ज्यादा समय तक वहां पे शासन नहीं कर पाता है, मात्र 100 दिनों तक ही वहां पे शासन कर पाता है। उसके बाद में वहां से फिर भागना पड़ता है। उसके बाद में पुनः 1501 ईस्वी में समरकंद पे फिर आक्रमण करता है, यानी तीसरी बार, और उसे विजित करता है। तो वहां पे 8 महीने तक शासन करता है, लेकिन एक साथ में दो जगह शासन नहीं कर पाया बाबर। कुछ समय बाद उसे वहां से पुनः भागना पड़ता था। उसके बाद में बाबर जो था वो 1504 ईस्वी में आक्रमण करता है काबुल और गजनी पर, जिस पे अधिकार कर लेता है। लेकिन गजनी को भी इसे कुछ समय के बाद में छोड़ना पड़ जाता है। और गजनी पे और बाबर जो था वो 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी पे जब अधिकार कर लेता, उसी के उपलक्ष्य में 1507 ईस्वी में पातशाह की उपाधि धारण करता है। जबकि याद रखिएगा, बाबर की जो पैतृक उपाधि थी वो मिर्जा की उपाधि, यानी इससे पहले बाबर जो था वो मिर्जा की उपाधि धारण करता था। पंद्रह सौ ग्यारह ईस्वी में बाबर एक बार पुनः समरकंद पर आक्रमण करता है और उसको जीत लेता है, यानी उसको विजित कर लेता है। परंतु कुछ समय के बाद में उसे फिर वहां से भागना पड़ता है। यानी बाबर कई बार समरकंद पे आक्रमण करता है, लेकिन वहां पे ज्यादा समय तक राज्य नहीं कर पाता है। जब 1511 ईस्वी में आक्रमण करता है तो एक वर्ष के बाद वहां से उसे पुनः फिर भागना पड़ जाता है, यानी 1512 ईस्वी में उसे वहां खो देता है। यह जो विजय थी इसकी, ये सभी क्षणिक विजय हुई, यानी कुछ समय के लिए यह राज्य वहां पे कर पाया। उसके बाद में वहां से उसे भागना पड़ जाता था। और मध्य एशिया में असफलता के बाद वह दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ता है, यानी भारत की ओर बढ़ता है। भारत पर जो आक्रमण करने का कारण रहा है उसको देख लेते हैं। तो भारत पर आक्रमण करने का क्या कारण रहा है? मध्य एशिया में शक्तिशाली उज्बेकों द्वारा बार बार इसे पराजित किया गया, यानी बार बार इसे पराजित किया गया। और उस्मानी वंश के भय से वहां से इसे भागना पड़ा, क्योंकि यह इसको लगा कि यहाँ पे हम लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ना पड़ा। जो दक्षिण पूर्व की ओर भारत पे इसने आक्रमण करने का इसका कारण बना। तो बाबर का भारत पर आक्रमण देख लेते हैं। तो बाबर ने 1518 ईस्वी में बाजौर और भैरा को जीता था। यानी सबसे पहले आक्रमण कहाँ करता है? भारत में बाजौर और भैरा पर इसमें आक्रमण किया और उसे विजित कर लेता है। लेकिन लंबे समय तक यहाँ पे भी यह शासन नहीं कर पाता है। उसके बाद में 1519 में बाबर फिर दोबारा पेशावर पे आक्रमण करता है, लेकिन पेशावर पर भी लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता है। बाबर ने अपने आत्मकथा में लिखा भी है कि वह एक जगह पे 2 रमजान नहीं मना पाया, यानी उसे बार बार भागना पड़ता है। और उसके बाद में पुनः 1520 ईस्वी में बाजौर और भैरा पर आक्रमण करता है। उसके साथ साथ में सियालकोट और सैयदपुर को भी साथ में जीत लेता है, जहां पे शासन स्थापित करता है। और उसके बाद में इसे यहाँ से फिर भागना पड़ता है। फिर वह कहाँ जाता है? 1524 ईस्वी में, यानी पेशावर पे युद्ध करता है और उसे जीत लेता है। पेशावर के युद्ध के समय ही 1524 ईस्वी में जब पेशावर को यह जीत लेता है, तो इसी अभियान के दौरान भारत से इसके पास निमंत्रण जाता है कि आप आइए, भारत में आक्रमण करिए और इब्राहिम लोदी को हराइए। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए कौन इसे निमंत्रण देता है? तो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए दौलत खां, जो पंजाब का सूबेदार होता है, यह इसे निमंत्रण देता है कि आप भारत में आइए और इब्राहिम लोदी को हराइए। दौलत खां का जो पुत्र था दिलावर खां, जिसके हाथ से यह संदेश भिजवाया जाता है। और साथ ही में इनके कौन शामिल होता है? आलम खां, जो इब्राहिम लोदी का चाचा होता है। ये सब लोग शामिल होकर बाबर के पास एक निमंत्रण भेजते हैं, यानी संदेश भिजवाते हैं कि आप आइए, भारत पे आक्रमण करिए। और इसी युद्ध के दौरान राणा सांगा, जो मेवाड़ का शासक होता है, वह भी निमंत्रण भेजता है बाबर के पास कि आप आइए, भारत पे आक्रमण करिए। यानी भारत पे आक्रमण करने के लिए निमंत्रण क्यों देते हैं? उसकी उसकी वजह यह थी कि इससे पहले जो गजनी जैसे शासक हुए हैं वो भारत में आए, आक्रमण किया और धन लूट कर चले गए, जिस कारण से वहां के शासक उन्हें पुनः राज्य मिल गया। तो यही इनकी लालसा थी कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को हरा देगा, उसके बाद में हमें युद्ध करना नहीं पड़ेगा और हमें शासन सत्ता भी मिल जाएगी। यह इनकी इच्छा थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रमुख अभियान जो है उनके बारे में देख लेते हैं। तो बाबर ने प्रमुख अभियान भारत में जो किए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, जो अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध हो गया, जो मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया था।
चंदेरी का युद्ध हो गया, जनवरी 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद में घाघरा का युद्ध हो गया, जो मार्च 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद में 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। इन इनका हमने ओवरव्यू ले लिया, इसको अब डिटेल से अगर कवर करते हैं तो इनकी ये युद्ध जो है इनकी ट्रिक से भी इन्हें याद कर सकते हैं। जैसे बाबर आया, पानी पिया, खाना खा के चाय पीकर वापस चला गया। यानी बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, फिर चाय पीकर घर चला गया। तो पानी से हो जाएगा पानीपत का युद्ध, खाना खाया से हो जाएगा खानवा का युद्ध, उसके बाद में चाय पिया यानी चाय से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, घर चला गया यानी घाघरा का युद्ध। इस हिसाब से आप इसे इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं क्रम वाइज। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, इस युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है अप्रैल 1526 ईस्वी को, जिसमें बाबर विजित होता है और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। यह पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, यानी उत्तर भारत का, जो युद्ध भूमि में मारा गया था। इससे पहले कोई भी शासक युद्ध भूमि में नहीं मारा गया था। तो चलिए इसको डिटेल से कवर करते हैं। इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था। यानी तुलगमा पद्धति थी, जहाँ अर्धचंद्राकार एक पद्धति होती थी, जिसमें जो विपक्ष की सेना होती थी उसको यानी अर्धचंद्राकार के रूप में घेर लिया जाता था। उसके बाद में उस पर आक्रमण कर दिया जाता था। तुलगमा पद्धति यह अफगानों के द्वारा सीखी थी बाबर ने। और उस्मानी पद्धति जो थी, इसका भी इस युद्ध में प्रयोग किया गया था। उस्मानी पद्धति का मतलब यह होता है कि दो गाड़ियों के बीच में तोपों को रखकर यानी तोपों को सजाया जाता था, जो युद्ध में प्रयोग किया जाता था। इस युद्ध में जो तोपों का प्रयोग किया था, यानी वो दो तुर्की शासक थे, उस्ताद अली खां और मुस्तफा खां। इन दोनों तुर्की शासकों ने इसमें तोपों का प्रयोग किया था। तोपों का संचालन इनके द्वारा किया गया था इस युद्ध में। और इस युद्ध का जो बाबर ने श्रेय दिया है वो अपने धनुर्धारियों को दिया था युद्ध को विजित करने के लिए। यानी यह युद्ध धनुर्धारियों की मदद से जीत पाया, बाबर का यह मानना था। उसकी आत्मकथा में यह लिखा हुआ है। युद्ध को जीतने के बाद में बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप भेंट में दिया था, जिस कारण से काबुल निवासी जो थे बाबर को कलंदर की उपाधि उन्होंने दी। इससे पहले बाबर किस उपाधि को धारण किया? पातशाह की उपाधि, और उससे पहले पैक्टर उपाधि मिर्जा की उपाधि धारण उसने किया था। पानीपत के युद्ध में कलंदर की उपाधि उसे मिली। खानवा का युद्ध देख लेते हैं। तो खानवा का युद्ध मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और किसके बीच? राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। तो राणा सांगा और बाबर के बीच में यह युद्ध होता है। यह युद्ध का जो कारण रहा था वह रहा था पानीपत का युद्ध। यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, उस युद्ध का ही परिणाम था खानवा का युद्ध। जो बाबर था वह राणा सांगा से यह कहकर मदद मांगता है पानीपत के प्रथम युद्ध में कि आपको हम यहाँ का शासक नियुक्त कर देंगे। जिस कारण से राणा सांगा जो होता है वह बाबर की मदद करता है, इब्राहिम लोदी के खिलाफ अभियान करता है। उसके बाद में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद में बाबर यह निर्णय ले लेता है कि वह भारत में ही रहेगा, जिस कारण से बाबर का जब रहने का निर्णय बाद में हो जाता है, उसी की वजह से यह युद्ध होता है राणा सांगा और अकबर और बाबर के बीच में, जिसमें राणा सांगा की हार होती है और अकबर विजय इस युद्ध में हो जाता है। इस युद्ध के दौरान ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसकी उपाधि धारण की? गाजी की। जबकि पानीपत के युद्ध में कलंदर की उसे उपाधि मिली थी। और इससे पहले पातशाह की उपाधि धारण की और पैक्टर की उपाधि क्या थी? मिर्जा की उपाधि। तो ये उपाधियां एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप इसे याद रखिएगा। इस युद्ध में बाबर ने शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था और शराब को फिकवा दिया था और उसने जिहाद का नारा दिया था। यानी इस युद्ध को उसने धर्म से जोड़ दिया कि यह युद्ध धर्म संबंधित युद्ध उसने बताया कि आप अपने धर्म के लिए लड़िए। जिस कारण इस युद्ध को विजित करना तो उसके लिए एक जो सैनिक थे उसके उनके लिए महत्वपूर्ण चुनौती बन गई थी कि उसने धर्म से इसे जोड़ दिया था। और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने एक योजना और बनाई, जो उसने सैनिकों पर कर लगाता था। यानी जो सैनिकों पर कर लगाया जाता था, ये तगमा कर जो मुस्लिम शासकों पर, जो मुस्लिम सैनिकों पर लगाया जाता था, उसे उसने समाप्त कर दिया था। तमगा कर जो था उसे समाप्त कर दिया था, जिस कारण से उसके सैनिकों में उत्साह हो गया कि यानी जो लूट का माल है उसका पूरा को पूरा उन्हें को ही मिलेगा, उसमें कोई कर नहीं दिया जाएगा। इस कारण ये युद्ध को जीत जाता बाबर है और राणा सांगा की हार होती है इस युद्ध में। उसके बाद में चंदेरी का युद्ध
जनवरी 1528 ईस्वी में लड़ा गया था मेदिनी राय के बीच में। मेदिनी राय चंदेरी का शासक होता है। चंदेरी का शासक जो था मेदिनी राय, वह इस युद्ध में हार जाता है और उसकी दो पुत्रियां जो होती हैं, वह बाबर अपने पुत्रों को हुमायूं और कामरान को भेंट कर देता है। यानी मेदिनी राय की जो दो पुत्रियां होती हैं, इस युद्ध में उन्हें बंधक बना लिया जाता है और उसके बाद में अपने पुत्र हुमायूं और कामरान को उन्हें भेंट कर देता है। उसके बाद में घाघरा का युद्ध देखते हैं। तो घाघरा का युद्ध हुआ था जो मई 1529 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध के बाद में बाबर का कोई युद्ध नहीं हुआ, उसकी मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। यह बाबर का बाद में आखिरी युद्ध होता है। मई 1529 में युद्ध का जो कारण था, बिहार और अफगान की जो संयुक्त सेना से उसे बाबर पराजित कर देता है और पूरे भारत में वह राज्य अपना स्थापित कर लेता है। यानी पंजाब से लेकर के बिहार अफगानिस्तान तक उसका पूरा शासन फैल जाता है। अफगान जो थे उनको बाहर से खदेड़ता नहीं है, बल्कि उन पे अधिकार कर लेता है। जो बाद में अफगान थे वो हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आते हैं बाद में। इस युद्ध का जो नेतृत्व किया था वो महमूद लोदी ने किया था। उसके बाद में बाबर की मृत्यु हो जाती है 48 वर्ष की आयु में। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की जो मृत्यु का कारण था वह इब्राहिम लोदी की मां थी। यानी इब्राहिम लोदी की जो मां थी वो बाबर को जहर दे देती हैं खाने में, जिस कारण से बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले ही जो उनका बड़ा पुत्र था हुमायूं, उसे शासक नियुक्त कर देते हैं। यानी उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं और बाकी के जो शेष लड़के थे बाबर के, उन्हें भी वह अपना जो शासन का जो भाग था वो कुछ हिस्सा उनको सबको हुमायूं को बता देता है कि किसको क्या देना है, वो सब बता देता है पहले अपने में। उसके बाद में बाबर का जो शव था वह आगरा के आराम बाग में रखा जाता है। यानी आराम बाग में उसे दफनाया जाता है। लेकिन बाबर की जो अंतिम इच्छा थी वह उसकी जो आत्मकथा है उसमें उसकी अंतिम इच्छा थी उसका जो शव था वो काबुल में दफनाया जाए। इस कारण उसे बाद में काबुल में दफनाया जाता है। वहीं पे इसका मकबरा बनवाया जाता है। इसका मकबरा हुमायूं के द्वारा बनवाया गया था, तो बाबर का मकबरा काबुल में बना हुआ है। जबकि इसका जो शव था पहले आराम बाग में दफनाया गया था आगरा के समीप, उसके बाद में काबुल में दफनाया गया। तो यहाँ पीछे याद रखिएगा बाबर का मकबरा काबुल में बना हुआ है। उसके बाद में महत्वपूर्ण कुछ तथ्य उनके बारे में देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य जैसे बाबर की जो आत्मकथा है इसे तुजुक बाबरी नाम से जाना जाता है, जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी और इसका फारसी में अनुवाद रहीम खान खाना द्वारा किया गया था। बाबर की आत्मकथा है, इसे फारसी में अनुवाद किसने किया? तो फारसी में अनुवाद इसका अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था, जिसे नाम दिया गया बाबरनामा। यानी फारसी में इसका क्या नाम दिया गया? बाबरनामा। उसके बाद में बाबर के पुत्र और पुत्रियों के बारे में देख लेते हैं। तो बाबर के जो पुत्र और पुत्रियां थी, बाबर के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी, 3 पत्नियां थी। तो बाबर का जो बड़ा पुत्र था हुमायूं, उसकी माता का नाम था महामनगा और कामरान अस्करी जो 2 इसके पुत्र अन्य थे उनकी माता का नाम था गुलरुख बेगम। यानी गुलरुख बेगम से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, कामरान और अस्करी। उसके बाद में इसकी एक पुत्री और एक पुत्र था हिंदाल, और इसकी पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम, जिसका जन्म दिलदार बेगम से होता है। यानी ये दिलदार बेगम से उत्पन्न थे। तो बाबर की 3 पत्नियां, 1 पुत्री और 4 पुत्र थे। कल के वीडियो हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इससे पहले जितने भी वीडियो हैं उन सभी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाए। और इसका पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए जो पीडीएफ है एकदम रामबाण सिद्ध होगा।